गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। चलिए, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, विद्युतीय फ्लक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली विद्युतीय फ्लक्स किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, तो दो चीज होती है बच्चों, दो केस बनते हैं बेसिकली। एक तो हमारा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बात करेंगे और एक पॉइंट चार्ज के लिए बात करेंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर रखता हूं तब उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, ध्यान से सुनिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर रखता हूं तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। और दूसरा है, किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को रखता हूं तो उस कंडक्टर से कितना फ्लक्स लिंक होता है। ये दो तरीके के केस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखोगे तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी कंडक्टर को रखता हूं तो क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ से इसमें फ्लक्स इन होगा और यहाँ से फ्लक्स आउट होगा। फ्लक्स इन क्यों रहा हो रहा है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो रहा है। तो यहाँ से फ्लक्स इन होगा, यहाँ से फ्लक्स आउट होगा। अब गॉस लॉ हमें क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है किसी भी कंडक्टर से, जो कुल फ्लक्स लिंक होगा वो किसके बराबर होगा? Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर। मतलब अगर इस कंडक्टर में कोई चार्ज एनक्लोज्ड है तब तो इससे फ्लक्स लिंक है। अगर इसमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो इससे जो नेट फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल हम समझते हैं इसके। देखिएगा बच्चों, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक सिलेंडर। ये एक सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये एल लेंथ और आर रेडियस का एक सिलेंडर है। ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया। ठीक है बच्चों, इस
कि जो रेडियस है, त्रिज्या r है और इसकी लंबाई l है, और ये एक सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे ये तो हो गई बच्चों सर्कुलर फेस। ये तो क्या होगा, इसकी दो दो सर्कुलर फेस, एक ये वाली होगी, एक ये वाली हो गई। उसके अलावा यहाँ पे एक क्या है, ये जो आपको दिख रही है ये एक कर्व्ड सरफेस है। इसको मैं लिख देता हूं सर्कुलर प्लेन सरफेस। तो कितनी सर्कुलर प्लेन सरफेस है बच्चों इसके पास, इस सिलेंडर में? दो सर्कुलर प्लेन सरफेस है, समतल सतह। बोलिए। यस सर। दो समतल सतह है। उसके अलावा ये जो सतह है ये कर्ड सतह है, पृष्ठीय सतह, कर्ड सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो सर्कुलर प्लेन सरफेस है ये जो सतह है, इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र क्या है, सतह के लंबवत है। यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, सतह के लंबवत है। परंतु जो ये कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस के लिए जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समानांतर होने वाला है। ठीक है जी। अब हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और या फिर हम इसे कहते हैं ई ए कोस थीटा। बच्चों अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल सदिश, तो इस फ्लैट सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, इस वाली फ्लैट सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, और इस वाली कर्व्ड सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर लंबवत होता है। ठीक है जी, ये लंबवत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा का मान है, इस जगह एंगल थीटा का मान हो जाएगा 0। यहाँ पे एंगल थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है यहाँ पे, 0। 180 डिग्री। बेटा जीरो तो यहाँ पे था, ए और ई यहाँ दोनों समान दिशा में है। यहाँ पे देखोगे इस वाली पृष्ठ के लिए, तो ई कार्यरत है इधर एक्स दिशा में और ए कार्यरत है माइनस एक्स दिशा में। ठीक है, सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ई और ए के मध्य, ई और ए के बीच में 90। 90 90 डिग्री। डिग्री। यस। तो मान लेते हैं इस वाली सतह के लिए फ्लक्स फाई 1, इस वाली सतह के लिए फ्लक्स फाई 2, और इस वाली सतह के लिए फ्लक्स फाई 3 है। चलिए, तो कुल फ्लक्स निकालना है, पहले फाई 1 की बात कर लेता हूं। ई ए कोस थीटा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ई ए कोस 0, मान भी रख देता हूं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया कितना हो जाएगा, आर रेडियस है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कोस 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ई पाई आर स्क्वायर, जो इस वाली सर्कुलर फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ है। फर्दर अगर हम बात करें फाई 2, इस वाली सतह से कितना फ्लक्स जुड़ने वाला है, क्या ये हो जाएगा ई ए कोस 180 डिग्री। अगर इस कोस 180 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा माइनस का ई ए या फिर माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। और फाई 3 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री है, कोस 90 शून्य होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 0। तो इस सिलेंडर से कुल कितना फ्लक्स हो गया, फाई नेट विल बी इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जो क्या दे देगा हमें बच्चों, ई पाई आर स्क्वायर माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस 0। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0। ठीक है बच्चों, 0। सही बात हो गई। हमने यही यस। तो बात की थी कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मैं रखता हूं तो उससे जो फ्लक्स होगा टोटल वो 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकमिंग फ्लक्स, देखो अब अगर मैं देखूं तो इनकमिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई 2। ये फाई 2 क्या है, इनकमिंग फ्लक्स है, और फाई 1 क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स है। हमने कहा भी था कि इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, और इनका सम 0 आता है, वही चीज है। ठीक है बच्चों।
यस सर। यस। चलिए, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सेमी सर्कुलर वो रखता हूं, क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर, अर्धगोले को। बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अर्धगोले को रखा जाए, देखिए क्या होगा। चलिए, ये बन गया एक अर्धगोला। और अर्धगोले को हमने कुछ इस प्रकार रखा हुआ है बच्चों कि ये जो इसकी समतल सतह है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा और इस वाली सतह से निर्गत होगा, यहां से निकलेगा। चलिए, ये हो गई अब हमारी समतल सतह। सर्कुलर प्लेन सरफेस, समतल सतह। और ये हो जाएगी वक्र सतह, कर्ड फेस, कर्ड सरफेस। यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें कि विद्युत फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कौन सी वाली पे इनकमिंग है, इस वाली सर्कुलर प्लेन सरफेस पे आ रहा है और कर्ड सरफेस से यस। जा रहा है। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए इससे जो फ्लक्स आ रहा है वो हो जाएगा φ1, और φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी रेडियस अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये तो हो गया इनकमिंग फ्लक्स। चलिए, सिंस ये क्या है, इनकमिंग फ्लक्स है, तो इनकमिंग फ्लक्स को क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ और इसका क्षेत्रफल सदिश है बाहर की तरफ, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स। चलिए, मान लीजिए बच्चों टोटल फ्लक्स इससे भी जीरो होना चाहिए। फाई टोटल की अगर मैं बात करूं तो फाई टोटल क्या होता है, फाई इनकमिंग प्लस फाई आउट गोइंग, यही होता है। टोटल फ्लक्स क्या होता है, जीरो हो जाएगा। इनकमिंग फ्लक्स कितना है बच्चों, इनकमिंग फ्लक्स है माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस फाई आउट गोइंग। तो यहाँ पे इस कर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, अब मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल कर्ड सरफेस से। तो फ्लैट सरफेस से माइनस पाई आर स्क्वायर फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो इस कर्ड सरफेस से होने वाला फ्लक्स फाई आउट गोइंग कितना हो जाएगा, ये जीरो है, ये इधर आ जाएगा, तो ई पाई आर स्क्वायर के बराबर यहाँ पे इससे फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यस सर। यस, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक घन के लिए, क्यूब के लिए। मान लीजिए कोई ए साइड का क्यूब है कुछ इस तरीके से, और मैं इसकी भुजाएं बना देता हूँ। चलिए, ये कोई ए भुजा का घन है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र ई हमने लगाया हुआ है। ठीक है,
एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है। बच्चों अगर हम बात करें जो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र केवल और केवल ये जो पृष्ठ है, ये जो सतह होंगी दो, एक ये वाली और एक ये वाली सतह, क्या विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इन दोनों सतहों के ही लंबवत है, बाकी और जो छह यस सतह सर। चार सतह बचे उनके समानांतर होगा। तो एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह, इन दोनों सतह के, इन दोनों सरफेसेस के ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है। चलिए इसके लिए क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इधर की तरफ ए, और इस वाली सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा ए इधर की तरफ। विद्युत क्षेत्र मान लेता हूं ई। चलिए यहाँ पे मतलब इससे फ्लक्स इन हो रहा है, यहाँ से फ्लक्स आउट हो रहा है। ये हो जाएगा फाई वन, ये हो जाएगा फाई टू। यहाँ पे अगर हम बात करें फाई वन हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स, फाई टू हो जाएगा आउट गोइंग फ्लक्स। बच्चों बताइए इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स होता है माइनस ए स्क्वायर। माइनस ई ए स्क्वायर, वेरी गुड। फाइव वन का मान हो जाएगा, देखो ई और ए के बीच में यहाँ पे भी एंगल 180 डिग्री है तो माइनस आ जाएगा, और ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, अगर इसकी भुजा ए है तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार फाई टू की बात करें तो फाई टू हो जाएगा प्लस का ई ए स्क्वायर, और अगर टोटल फ्लक्स की बात करें यहाँ पे फाई टोटल, तो फाई टोटल यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउटगोइंग फ्लक्स, माइनस का ई ए स्क्वायर प्लस का ई ए स्क्वायर बराबर शून्य। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली सिलेंडर के लिए या हेमीस्फेयर के लिए या एक क्यूब के लिए हमसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने के बाद उससे लिंक्ड फ्लक्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये तीन केस बनते हैं जनरली, ठीक है। हेमीस्फेयर का एक केस और बन जाता है, मैं इसको अगर पकड़ के सीधा कर दूं कुछ इस तरीके से, देखिए यहीं पे कर देता हूं मैं। कुछ इस तरीके से समझ में आ रही है बच्चों बात? यस सर। यस। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से हमने क्या रखा, हॉरिजॉन्टल रखा क्षैतिज में, कुछ इस तरीके से। चलिए ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो इसके दो पार्ट कर देता हूं। अब इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे लिंक होगा, जो भी विद्युत क्षेत्र इससे जुड़ेगा, वो केवल और केवल इसके कर्ड सरफेस से ही जुड़ेगा। फ्लैट सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, फ्लैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इस फ्लैट सरफेस से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जुड़ेगा, बस केवल कर्ड सरफेस से ही इन होगा और कर्ड सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउट भी हो जाएगा। तो हाफ कर्ड सरफेस, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया। जो लेफ्ट वाली कर्ड सरफेस है ये इधर वाली, इससे फ्लक्स इन होगा, यहां से फ्लक्स आउट हो जाएगा। ओके, तो यस अगर सर। मैं बात करूं यहाँ पे यस फाई सर। इन की, कि कितना फ्लक्स इन हो रहा होगा, बच्चों ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट है। किसी भी स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कितना होता फोर पाई आर स्क्वायर। है ना। तो यहाँ पे इसके एक चौथाई भाग से फ्लक्स इन होगा, एक चौथाई भाग से फ्लक्स आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा वो तो हो जाएगा नेगेटिव, और जो आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। मैं वैल्यूज भी रख देता हूं बच्चों, इनकी वैल्यू क्या होगी देखिएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो इफेक्टिवली यहाँ पे फ्लक्स लिंक होने वाला है यहाँ पे, वो हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स तो हो जाएगा माइनस का 1/2 पाई आर स्क्वायर ई, कितना हो जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर ई के बराबर। और जो आउट गोइंग होगा वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए भले, प्लस का पाई आर स्क्वायर ई,
और जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई टोटल, यहाँ पे फाई टोटल हो जाएगा 0 के बराबर, फाई इन प्लस फाई आउट मिलके यहाँ पे भी नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो एक ये केस बन जाता है जब हमने इसको वर्टिकली रखा हुआ है और इसको जब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए, तो ये बात हो यस गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उससे लिंक्ड फ्लक्स ये हमेशा 0 हो रहा है। अब बात करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल को कंडक्टर के अंदर रखेंगे। हमने बात की चार्ज पार्टिकल को किसी कंडक्टर के अंदर रखते हैं तो उससे जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, हमेशा यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं, सरफेस की शेप कैसी भी हो, उससे जो हमेशा टोटल फ्लक्स लिंक होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए मान लीजिए, अब मैं जैसे ये एक स्पेयर का केस है, एक स्पेयर है, ये गोला है, गोले के अंदर एक चार्ज को रख दिया क्यू को, तो इससे जो टोटल फ्लक्स लिंक हुआ वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। अगर मैं पूछूं कि आधे गोले से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, इस आधे गोले से फ्लक्स कितना लिंक हुआ, देखिएगा। ये स्पेयर हो गया एक, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यू आवेश रख दिया। अब इस क्यू आवेश से क्या होगा बच्चों? फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलने वाली है। ये इस तरीके से फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होंगी। सॉरी बच्चों, चलिए ये फील्ड लाइंस यहाँ से एक समान रूप से निकल रही होंगी, यूनिफॉर्मली निकल रही होंगी। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से जुड़ेंगी तो कंप्लीट स्फीयर के लिए फाइव फ्लक्स फॉर कंप्लीट स्फीयर मैं लिख देता हूं, फॉर कंप्लीट स्फीयर। फाई का मान क्या है बच्चों? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अगर मैं बात करूं फॉर हाफ स्पेयर, आधे स्पेयर से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा होगा, मान लीजिए ये मैंने इधर का हाफ ले लिया, राइट हाफ, तो क्या इस सरफेस से अब आधी फ्लक्स लाइन फील्ड लाइन इधर निकल रही होंगी और आधी फील्ड लाइन इधर निकल रही होंगी, तो क्या ये जो सतह है मेरी, इस सतह से आधा ही फ्लक्स लिंक होगा बच्चों? अगर मैं यस आधे सर। स्पेयर के लिए बात करूं तो आधी फील्ड लाइंस जुड़ेगी, और तो आधे स्पेयर के लिए फाई हाफ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कहूं एक चौथाई स्पेयर से कि यहां से लेके यहां तक का जो एक चौथाई स्पेयर है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा बताइए? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू एफ बराबर फाई बराबर क्यू बाई 4 एप्सिलॉन, एक चौथाई फ्लक्स से इतना फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखो कुल फ्लक्स जो निकल रहा है हमारा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। अब आधे स्पेयर की बात करूंगा तो आधा होगा, एक चौथाई की बात करूंगा तो एक चौथाई, और 1/8 भाग के लिए बात करूंगा तो वहां से 1/8 भाग फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर है? समझ गए बात? चलिए यस नेक्स्ट सर। केस यस देखिए। सर। यस, मान लीजिए अब एक मैंने ले लिया एक क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बना देता हूं मैं। क्यूब में अगर बच्चों बात करें हम, कितने फेस होते हैं, सतह कितनी होती है? 6। यस सर। ज्यादा होती है? चाहिए होती है सर। चाहिए होती है ना, चलो बढ़िया। तो इस क्यूब है,
इस क्यूब में कुल 6 सतह हैं। इस क्यूब के अंदर मैंने एक आवेश क्यू को रख दिया, एक चार्ज क्यू को रख दिया। अगर मैं बात करूं वो की वही बात, इस चार्ज क्यू से फील्ड लाइंस निकलेंगी, सारी डायरेक्शन में निकलेंगी कुछ इस तरीके से। इस क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा बच्चों, कुल कितना फ्लक्स निकलेगा बताइए? अपॉन Q by एप्सिलॉन epsilon नॉट। naught. क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट निकलने वाला है। बट अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कुल 6 फेसेस हैं, सारी की सारी 6 फेसेस से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा, तो हर एक फेस से, इस क्यूब की हर एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? 5 फेस। भाई यहाँ पे टोटल फ्लक्स 6 फेस से मिलके क्यू बाई एप्सिलॉन नोट निकला है, तो हर एक फेस से कितना निकलेगा? क्यू बाई सिक्स क्यू बाई एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अभी जो ये चार्ज क्यू मैंने इस क्यूब के बिल्कुल अंदर रखा था, इसको मैं साइड में कर देता हूं। कहां पे? बिल्कुल किसी भी एक फेस के बीच में, कुछ इस तरीके से। चलिए, तो अब क्या किया बच्चों, जो आवेश मैंने पहले क्यूब के अंदर कहीं भी रखूं, क्यूब के अंदर कहीं भी रखने से फ्लक्स नहीं बदलता, परंतु क्यूब के किसी एक फेस के बीच में रख दिया है यहाँ पे। तो अब क्या होगा देखो, चार्ज अपना काम करेगा। चार्ज क्या करेगा भाई, मैं टोटल फ्लक्स जो दूंगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट दूंगा। तो इस चार्ज का जो आधी फील्ड लाइंस होंगी वो इधर की साइड होंगी, और आधी फील्ड लाइंस होंगी वो इधर की साइड होंगी। तो क्या अब इस क्यूब से केवल और केवल आधी फील्ड लाइंस ही जुड़ पाएंगी? भाई इधर इधर वाला भाग ही जुड़ पाएगा, ये सुन लो। Yes, sir. इधर इधर वाला भाग जुड़ पाएगा, इधर वाला भाग जुड़ेगा ही नहीं। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि फाई क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जुड़ने वाला है, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इमेजिनरी दूसरा क्यूब बना देता हूं मैं, ये एक इमेजिनरी क्यूब बना दिया, और इस चार्ज का जो टोटल फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, वो आधा फ्लक्स इस वाले क्यूब से जुड़ेगा और आधा फ्लक्स इस वाले क्यूब से जुड़ेगा। तो मेरा ये जो क्यूब है एग्जिस्टिंग क्यूब, क्या इससे जो फ्लक्स जुड़ने वाला है बच्चों, क्या वो क्यू बाई 2 Q by 2 एप्सिलॉन नोट हो epsilon जाए? naught. यस, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। चलिए अब ये मेरा जो क्यूब है इसमें टोटल 6 फेसेस हैं बच्चों। Yes, sir. हर एक फेस से कितना फ्लक्स जुड़ेगा? Q by पूरे के upon 12 epsilon naught. क्यू बाई अपॉन 12। बस अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की क्या जरूरत है बच्चों? ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, ये इस वाली सतह पे रखा हुआ है, और जब भी चार्ज किसी सतह पे रखा हुआ होगा, जब भी चार्ज किसी सतह पे रखा हुआ होगा, तो उस सतह से कभी भी कोई फ्लक्स नहीं जुड़ता, क्योंकि उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उस सतह के समानांतर होगा, उस सतह के पैरेलल होगा। तो ये जो छठी सतह है जिस पे ये चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तो पैरेलल होगा हमेशा, तो यहां से तो कोई फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं। तो कितनी सरफेसेस बची? बची 5 सरफेसेस। तो ये जो क्यू फ्लक्स है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये केवल और केवल 5 सतह से ही जुड़ेगा, ना कि 6 से। समझ में आई बात? Yes, तो sir. इस क्यूब में 6 सतह है, 6 सरफेस है, बट एक सतह से कोई फ्लक्स नहीं जुड़ेगा, तो बची हुई 5 से जुड़ेगा। तो यहाँ पे 5 फेस कितना हो जाएगा? 5 फेस की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नोट। ओके बच्चों, इसको मैं लिख Yes, सकता हूँ sir. 5 इंटू 5 फेस, 5 क्यूब कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, 5 टोटल चार्ज के लिए ये होता है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और
क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और ये जुड़ रहा है 2 क्यूब से, इस केस में 2 क्यूब से जुड़ रहा है, तो 5 क्यूब विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट। फर्दर इस एक क्यूब के लिए 5 फेसेस से जुड़ा है, तो हर फेस के लिए क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नोट। चलिए, ये बात कर ली हमने जब कहाँ पे रखा चार्ज को, सेंटर, फेस के सेंटर पे। अब क्या हो सकता है, अब अगला केस होगा जब मैं चार्ज को रखूंगा इस क्यूब के एज के सेंटर पे। ठीक है, कहाँ पे, किसी एज के सेंटर पे। देखिएगा कुछ इस तरीके से, चलिए बच्चों, ये एक एज हो गई, इस एज के सेंटर पे यहाँ पे मैंने क्यू को रख दिया। अब अगर हम देखें इसको एक प्रकार की समान क्यूब से अगर घेरा जाए, तो देखो ये कुल कितने क्यूब से घिरेगा। ये एक क्यूब यहाँ पे बन जाएगा, एक क्यूब ये यहाँ पे बन जाएगा, और एक क्यूब बन जाएगा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो कुल मिला के जब मैं इस हमारे एक्चुअल क्यूब के अगल बगल में 3 और क्यूब में रख दूंगा, तो ये जो आवेश है, चार्ज, ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। यस और नो, आ गया ये सेंटर पे। तो यस, Yes. इन चारों क्यूब की जो कॉमन एज है, ये इसके सेंटर पे ये आ गया। तो जो चार्ज टोटल फ्लक्स दे रहा था, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब बच्चों ये कुल मिला के 4 क्यूब से निकलेगा, 4 टाइम्स ऑफ 5 क्यूब। हर क्यूब से कितना फ्लक्स जुड़ जाएगा, क्यू क्यू बाई बाई अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट। 4 एप्सिलॉन नोट। हर क्यूब से इतना फ्लक्स जुड़ जाएगा बच्चों। अब इस हमारे जो एक्चुअल क्यूब है, इस एक्चुअल क्यूब के कितनी फेसेस पे ये क्यूब चार्ज है, एक तो इस वाली फेस पे है, और एक ये पीछे वाली जो फेस है, इन दोनों फेसेस पे ये चार्ज सरफेस पे आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। तो आउट ऑफ 6 में से किन्हीं 4 फेसेस से ही ये फ्लक्स निकलेगा। बाकी जो 2 बची हुई है, इनके तो ये फ्लक्स समानांतर जाएगा इसे। तो ये जो फ्लक्स जुड़ रहा है इस पूरे के पूरे क्यूब से, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नोट, ये फर्दर कहां से निकलेगा, केवल और केवल 4 फेसेस से निकलेगा। तो इस क्यूब की प्रत्येक फेस से कितना फ्लक्स निकलने वाला है अब, क्यू बाई 16 8 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट। यस, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नोट। कब, जब ये हमने किसी एज पे रख दिया। इसको मैं लिख देता हूं एज सेंटर, भुजा के केंद्र पे। ये कौन सा था, फेस सेंटर्ड, फलक के केंद्र पे, फेस सेंटर्ड। और ये बॉडी सेंटर। तो वापस से देखते हैं, बॉडी सेंटर पे रखते हैं तो पूरे क्यूब से जुड़ेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, इसे ही मैं 5 क्यूब भी लिख देता हूं। और फेस से जुड़ेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। अगर फलक के केंद्र पे रखते हैं तो क्यूब से जुड़ेगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और फेस से जुड़ेगा क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नोट। अगर एज के सेंटर पे, भुजा के केंद्र पे रखते हैं, तो हमें मिलेगा बच्चों क्यूब से क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नोट, और फेस से क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नोट। चलिए, अब आखिरी केस आता है हमारा यहाँ पे क्यूब के लिए, और वो होता है किसी कॉर्नर पे अगर मैं रख दूं। अगर किसी कॉर्नर पे रख दिया जाए तो क्या होगा, देखिएगा। चलिए, ये क्यूब हो गया, क्यूब के एक कॉर्नर पे, कॉर्नर ऑफ क्यूब पे जब चार्ज को रखेंगे, तो अब इसको क्या करेंगे,
एक समान रूप से केंद्र पे लाने के लिए मैं इसको ढकता हूं, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। चलिए, और यहाँ पे भी ऊपर भी लगाने पड़ेंगे क्यूब्स, तो कुल मिला के ये टोटल 8 क्यूब से गिर जाएगा बच्चों। कितने क्यूब से गिर जाएगा? 8 क्यूब से। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने कुछ ऐसी जानकारी, ठीक है। तो ये यस कुल सर। मिला के 8 क्यूब से घिर गया है। और जब ये 8 क्यूब से गिर गया है तो इसका जो टोटल फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, ये इक्वली 8 क्यूब से निकलेगा बच्चों। जो फाई टोटल है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, इट विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ फाई क्यूब। तो हर क्यूब से कितना निकल जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट। हर क्यूब से फ्लक्स निकल जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट। और अगर बच्चों हर फेस की बात करें, इस वाले जो मेरा एक्चुअल क्यूब था इसके फेस के लिए बात करें, तो बच्चों ये जो चार्ज क्यू है, क्या लगता है आपको जब कॉर्नर पे रखेंगे तो कितने फेसेस के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा? 3। 3 के साथ होगा। वेरी गुड। तो 3 के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, और जिन सरफेसेस के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा उनके लिए जो फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो बची हुई 3 से निकलेगा। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो हर एक क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नोट निकल रहा है, ये कुल मिला के 3 फेसेस से निकलेगा। 3 into 3, 5 फेसेस। और हर एक फेस से अब कितना फ्लक्स निकलने वाला है? हर एक फेस से इस Q by प्रोसेस में 24. निकलेगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नोट। तो नीट के लिए बात करें तो डायरेक्ट हमें ये चीज क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो उनको याद रखा जा सकता है, बोर्ड के हिसाब से भी याद रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है Yes, बात? sir. यस सर। यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी को रखते हैं तो कितना फ्लक्स जुड़ रहा है, और किसी आवेश को किसी बॉडी के अंदर रखे हैं तो कितना फ्लक्स जुड़ रहा है। तो ये हमने बात कर ली फ्लक्स के लिए। अब हमने जो गॉस लॉ पढ़ा था बच्चों कल, कि जो भी फ्लक्स लिंक होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, इसका प्रयोग करेंगे हम किसके लिए? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं किसी अनंत लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए, किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए यहाँ पे मैंने वो लिख देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कुछ इस तरीके से ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है बच्चों। और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेमडा मान लेते हैं, यहाँ पे लेमडा चार्ज डेंसिटी है। लेमडा इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है। लेमडा उसके लिए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और इस चार्ज वायर से
इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लेता हूं बच्चों। इस चार्ज वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लेता हूं और इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करूंगा मैं? गॉस लॉ का यूज करूंगा। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि जो भी यहाँ पे नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर है? वो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे एक गाउसियन सरफेस। क्या बनाएंगे बच्चों? गाउसियन सरफेस। और इस केस में जो हमारी गाउसियन सरफेस बनेगी वो एक सिलेंड्रिकल बनेगी। किस तरीके की? सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये लो, इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मैंने बना दी, सच दैट कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहाँ पे लाई करे? पॉइंट P इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे लाई करे। हो रहा है पॉइंट P सिलेंड्रिकल सरफेस पे लाई? yes sir, यस। तो मैंने एक आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस और एल लेंथ का सिलेंडर बना दिया है, सच दैट कि ये पॉइंट P इसके सरफेस पे लाई कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट P एक ऐसा स्मॉल एरिया डेल्टा एस पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट P स्मॉल एरिया डेल्टा एस पे लाई कर रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E है बच्चों। यस और नो? मान लेते हैं E की yes वैल्यू, sir, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। अब अगर मैं बात करूं इस सिलेंडर के लिए, तो एक फ्लैट सरफेस हो गई ये, एक फ्लैट सरफेस हो गई है, दूसरी फ्लैट सरफेस हो गई है। तो दो तो फ्लैट सरफेसेस है और एक है हमारे पास कर्व्ड सरफेस। बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस तरीके से होगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इस फ्लैट सरफेस और इस फ्लैट सरफेस के पैरेलल है, समानांतर है? yes sir, यस। तो क्या इन दोनों फ्लैट सरफेस से इसका भी एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इसका भी एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा? तो इन दोनों से तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ठीक है, जो फ्लैट सरफेसेस है, फाइव फ्लैट, जो हमारी फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, इनसे जो भी फ्लक्स लिंक होने वाला है वो हो जाएगा 0 के बराबर। अगर मैं बात करूं कर्ड सरफेस के लिए, तो कर्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट ds के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो E की वैल्यू तो E हो जाएगी, इंटीग्रेशन डेल्टा एस, इंटीग्रेशन डेल्टा एस क्या दे देगा बच्चों? कर्ड सरफेस का एरिया। और कर्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? क्या कर्ड सरफेस के लिए जो टोटल एरिया होगा वो 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा? सिलेंडर जिसकी रेडियस आर, लेंथ एल है, yes sir, उसके लिए कर्ड सरफेस का सरफेस एरिया E इंटू 2 पाई RL के बराबर हो सर जाएगा। हाँ बोलिए बेटा, सर बोलिए। सर ये 5 फ्लैट 0 कैसे हो गया? 5 फ्लैट 0 कैसे हो गया? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की डायरेक्शन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फ्लैट सरफेस के पैरेलल नहीं हो गया? यस सर। और पैरेलल होगा तो इससे कोई फील्ड लाइन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना भाई, E और A हाँ, के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू EA cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस वाली फेस के लिए और इस वाली फेस के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। कर्ड के लिए E डॉट डेल्टा एस लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन डेल्टा एस क्या दे देगा? 2 पाई RL दे देगा। तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। तो फाई टोटल linked with this cube will be equals to E 2 पाई RL के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल शब्द हटा देता हूँ, केवल फाई रहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूं गोस लॉ से, गोस लॉ ने कहा था भाई कि जो फ्लक्स लिंक है टोटल, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया E इंटू 2 पाई RL, ये तो एक्चुअल में चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है इसने? भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ पे ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वही चार्ज इसने इनक्लोज कर रखा है। बाहर वाला तो चार्ज इसने इनक्लोज कर ही नहीं रखा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज
क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड विल बी लेंथ इनटू लैम्डा, एल लैम्डा के बराबर चार्ज इनक्लोज हो जाएगा बच्चों, यस और नो। भाई एल यस लंबाई सर। का ये है और उसी के अंदर इसने लैम्डा डेंसिटी से चार्ज इनक्लोज रखा है, तो क्यू इनक्लोज विल बी एल लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेट कर दिया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एल से एल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको थोड़ा सा सजा देते हैं हम, किस तरीके से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 k लैम्डा बाई आर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना हो जाएगा। सर इसे एक और बार बताना तो सर। हाँ बेटा, चलिए शुरू से शुरू करें। यहाँ पे ये एक इनफाइनाइट वायर ले लिया जिसकी नहीं सर, लीनियर ये चार्ज क्यू इन से डेंसिटी, करना है सर। हाँ बेटा, क्यू इन क्यू क्लोज इन, से करना है क्यू सर। इन से, क्यू इन क्लोज। देखो बेटा ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के अंदर यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई का वायर है केवल और केवल उसी का चार्ज इनक्लोज है, हाँ या ना। यहां यस से सर। लेके इस स्थिति से लेके इस स्थिति की लंबाई पे ही आवेश है, तो यही इनक्लोज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चार्ज पर यूनिट लेंथ, एल इंटू लेमडा। तो ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। अब गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने दिया फाई इक्वल्स टू एल लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा एल से एल कट जाएगा, तो ई का मान आ जाएगा लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 k लेमडा बाई आर के बराबर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो जो विद्युत क्षेत्र है ई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका क्या मतलब है कि तार से जैसे जैसे बिंदु की दूरी बढ़ेगी, पॉइंट P की डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ग्राफ अगर हम बनाए इनके लिए तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाएगा, किसके बीच में, E और R के बीच में। ये लीजिए बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसा ही ग्राफ बनता है, हाइपरबोला, अतिपरवलय। यस ठीक है सर। बच्चों, तो ये हो गया पहला केस, किसके लिए, एक यूनिफॉर्म वायर के लिए। देखो हमने बात की थी 3 टाइप के लिए, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब बात करेंगे हम किसके लिए, पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू thin sheet of charge। एक पतली इनफाइनाइट शीट है बच्चों, यहाँ पे जो भी हम केस करेंगे वो अनंत लंबे के लिए करेंगे, छोटी शीट के लिए नहीं करेंगे। तार वाला केस भी हमने इनफाइनाइट के लिए किया था, यहाँ पे हमने एक पतली शीट ले ली, बिल्कुल एक प्लेन शीट ली है बच्चों। इससे क्या मतलब है प्लेन शीट से, कि इस पे केवल एक ही सतह पे आवेश हो पाएंगे। ठीक है, यस सर। जैसे अपने कॉपी का पेज हो गया, तो एक पेज की बात करूं तो पेज पे बिल्कुल पतला सा पेज होता है, तो उसके एक ही सतह पे एक समान आवेश होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए, तो मान लीजिए एक पतली शीट हो गई, इनफाइनाइट शीट है, और इस पे
एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस शीट से भी मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा किसी डिस्टेंस डी पे या एक्स पे। मान लीजिए इस प्लेन शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इस प्लेन शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे कोई पॉइंट पी मैंने अज्यूम कर लिया है। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा बच्चों, फिर से एक गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। और यहाँ पे भी क्या बनेगी, यहाँ पे भी एक किस तरीके की, Cylindrical. सिलेंड्रिकल, वेरी गुड, सिलेंड्रिकल पृष्ठ में बना दूंगा। देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए ये पहला और ये दूसरी सतह इधर आ जाएगी है। और इन दोनों सतह को मैं जोड़ देता हूं ताकि एक अच्छा सा सिलेंडर बन जाए जिसमें गैस भर के चाय बना लेना। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस। और जो चार्ज ये इनक्लोज रखेगा, चार्ज जो ये इनक्लोज रखने वाला है वो क्या चार्ज हो जाएगा, वो कुछ ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ पे केवल और केवल ये वाला चार्ज इसने इनक्लोज कर रखा है ये। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, इसकी इधर और इधर की तरफ। भाई पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलती है वो चार्ज से दूर निकलती है, तो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस निकल जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा इधर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं यहाँ पे कि पॉइंट पी जो इससे डी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रहा होगा। बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर आप देखोगे तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस फ्लैट सरफेस के तो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ्लैट सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, बट इस कर्व्ड सरफेस के पैरेलल है, हाँ या ना। यस सर। देखिए, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाइव कर्ड फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कर्ड सरफेस जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। और फाइव फ्लैट की बात करूं तो यहाँ पे फ्लैट सरफेस से लिंक हो रहा है, तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा फ्लैट सरफेस से। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। टोटल फ्लक्स क्या E इंटू ए के बराबर हो जाएगा बच्चों। ए क्या हो गया, यस सर। का इस फ्लैट सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। चलिए, तो कर्व सरफेस का 0, फ्लैट सरफेस का E इंटू 2a। टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस सिलेंडर विल बी 2EA। कितना हो जाएगा, 2EA के बराबर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज हमने दिया हुआ है उस चार्ज को नाम दे देता हूं सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। चलिए अब गोस लॉ की बात कर लेते हैं। गोस लॉ क्या कहता है, गोस लॉ कहता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। बच्चों ए एरिया पे सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज क्या सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा।
ए एरिया पे सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है, अच्छा। तो टोटल चार्ज सिग्मा ए के बराबर हो जाएगा। तो फाई ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसको इक्वेट कर देते हैं, एक बार ये रहा फाई ई, एक बार ये रहा, तो 2 ई ए विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसी थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये थिन शीट की बात करें, एक बिल्कुल पतली परत है आवेशों की, चार्ज की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें मिलने वाला है। बट इसमें दूसरा केस आता है हमारा, कोई कंडक्टर है, कोई मोटी परत है, 4 कंडक्टर। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए मैं एक पूरी की पूरी कॉपी ले लेता हूं। देखिए मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं एक बार। पहले हम बात कर रहे थे केवल और केवल एक पृष्ठ के लिए बच्चों, तो इस पृष्ठ पे बात करें तो एक बिल्कुल पतली सी परत होती है आवेशों की, उसकी वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सिंगल परत है आवेशों की। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये कॉपी ले ली, तो कॉपी क्या है, थोड़ी मोटी है, तो इसके इधर भी आवेश रहेंगे और इधर भी आवेश रहेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे कुल कितनी परतें होंगी आवेशों की, 2 परत होगी, एक इधर वाली परत, एक इधर वाली परत। तो अब आवेश जो हो जाएंगे वो 2 गुना हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो कंडक्टर के लिए, डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। चलिए, तो ये कंडक्टर हो गया, इसकी 2 परत हो जाएंगी, एक ये वाली परत हो गई बच्चों, और इसके एक विपरीत की परत हो जाएगी, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी की तरह। तो यहाँ पे भी चार्ज है सिग्मा घनत्व के, और इधर वाले भी चार्ज है सिग्मा घनत्व के। फर्दर इससे किसी टी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, एक स्पेरिकल सरफेस बना, सॉरी कौन सी, सिलेंड्रिकल सरफेस बना दूंगा कुछ इस तरीके से। इधर भी एक गोलाकार सतह हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे इस केस में बच्चों अगर बात करें, तो फर्दर वो की वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इधर की तरफ, इधर इधर की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका क्षेत्रफल सदिश ए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया वेक्टर ए, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस। बताइए बच्चों, कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर से देख के बताइए। 5 सॉरी, हाँ बेटा, 0। sigma by 2 epsilon 0 हो जाएगा बेटा, sigma by 2 epsilon नहीं, कर्व्ड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, yes 0 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कर्व्ड सरफेस के समानांतर था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के लिए तो समानांतर है, तो 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 फ्लैट सरफेस के लिए, तो फ्लैट सरफेस के लिए E इंटू ए 2a के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स। 5 टोटल कितना हो जाएगा, 5 कर्व्ड सरफेस प्लस 5 फ्लैट, सो ये हो जाएगा 2a E के बराबर। ये किसके बराबर होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो अब एक तो इस वाली सतह पे होगा, ठीक है, एक तो
इस वाली सतह पे हो जाएगा और एक इस वाली सतह पे, भाई दोनों साइड ही तो है, तो यहाँ पे भी एरिया है, यहाँ पे भी एरिया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा। तो क्या अब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज है वो हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू सिग्मा के बराबर। देखो बस यही अंतर है दोनों केसेस में। पहले हमने एक बात की थी एक शीट की, पतली शीट के लिए, तो वहां पे केवल एक ही परत थी। अब यहाँ पे मोटी शीट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे दो परतें, एक इधर वाली सतह के लिए, एक इधर वाली सतह के लिए। तो क्या टोटल चार्ज इनक्लोज इस गोले सिलेंडर के लिए 2 इंटू सिग्मा ए हो जाएगा बच्चों, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई ई विल बी इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नोट 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 2a e इक्वल्स टू 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के लिए, मोटे पतली परत वाले कंडक्टर के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे यूज आएगा कहाँ पे, जब हम कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो थिन शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और मोटे कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई बच्चों, इसी फिक्स डिस्टेंस डी पे शीट के लिए ज्यादा या कंडक्टर के लिए ज्यादा होगी बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें के लिए तो हमने डी जो दूरी ली थी कि कंडक्टर से डी दूरी पे मैं पॉइंट ले रहा हूं, उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सिग्मा और एप्सिलॉन नोट पे आ रहा है दोनों केसेस में। तो क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, किसी भी थिन शीट या थिक शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, कल हम डाइपोल वाला पार्ट करेंगे और एक होलो कंडक्टर वाला पार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे इसको चैप्टर को कल समअप करने की। चलिए थैंक यू। सर पीडीएफ डाल। थैंक यू सर। पीडीएफ बेटा मैंने कल तक की तो डाल दी थी ना, ओके सर। आज की हो सकता है आज इवनिंग में डाल दूंगा मैं, नहीं तो कल की एक साथ डाल दूंगा बेटा। ठीक है, यस सर।